साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से संबंधित जो वीडियो क्लास चल रहा था उससे आगे की बात हम लोग करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा भौतिकी के अंतर्गत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। अब उसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि जिससे बहुत सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल, कुछ अवधारणा से संबंधित, उसके सिद्धांतों से संबंधित और कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और दोनों ही सेक्शन को, दोनों ही पार्ट्स को हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर भौतिकी का। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये हमने देखा था पिछले क्लास में, न्यूटन के गति का नियम। और जिसमें देखा गया कि यह न्यूटन के द्वारा दिया गया पिंडों के गति से संबंधित महत्वपूर्ण नियम था, जिसमें हम लोगों को एक एक करके 3 नियम पढ़ना था। और तीनों नियम हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को बार बार अगर समझ में ना आए तो रिप्ले करके, रिवाइज करके आप देख सकते हैं। और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम स्लोली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को शॉर्ट में फॉरवर्ड करके ना देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, तभी जाकर के इससे सवाल आप बना पाएंगे। तो ध्यान रखना, 3 नियम पढ़ा गया था, जिसमें हमने पढ़ा पहला फर्स्ट नियम, तो फर्स्ट लॉ पढ़ा था। दूसरा पढ़ा सेकंड लॉ, और तीसरा पढ़ा हमने थर्ड लॉ। और 3 नियम जो पढ़े गए थे उसमें मुख्य रूप से जो बातें हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, तो आपको पता होगा कि यहां पर गति से संबंधित जो नियम पढ़ा गया उसमें एक चीज पता चला कॉन्सेप्चुअली कि प्रकृति में कहीं भी गति हो रहा है तो उस गति के पीछे कोई ना कोई बल कार्य करता। बिना बल के मोशन नहीं होता। या जब भी पिंड की स्थिति में बदलाव होगा, अगर पिंड की स्थिति नहीं बदलेगी तब तो बल नहीं चाहिए। गति में होने पर बल के बावजूद बल नहीं चाहिए, लेकिन अगर पिंड की स्थिति बदलनी है तो आपको एक बल लगाना पड़े। और इसी बल को न्यूटन्स ने अपने लॉ ऑफ मोशन के द्वारा समझाया अपने पुस्तक प्रिंसिपिया। और फर्स्ट लॉ के द्वारा बताया कि बल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बल का परिभाषा क्या है, डिफिनीशन, जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। ये पढ़ा था कि बल का जब परिभाषा पर जानना होता है कि बल क्या है, तो उसके लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की आवश्यकता पड़ती। जब ये पता चल जाता है कि बल क्या है, तो उस बल को जब मापन करना होता, मेजरमेंट, तो बल को मापने की जब जरूरत होगी तो सेकेंड लॉ को यूज करेंगे या सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो बल का मेजरमेंट हो जाए। और जब बल के नेचर को समझना होता है कि बल की प्रकृति क्या है, कैसा बल लग रहा, तो बल की अगर आप प्रकृति जानना चाहते हैं, नेचर ऑफ फोर्स, तो ये आपको थर्ड लॉ से पता चलता। तो 3 महत्वपूर्ण नियम एक एक करके न्यूटन ने दिया, और उन तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि बल के बारे में समझने का लोगों को एक मौका मिला, और यहीं से बल का एक नया कॉन्सेप्ट भौतिकी में आया। अब इसी बल को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि हम लोग यहां पर देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल वहां से पूछा जाता है, जिससे एक सिद्धांत भी जुड़ा हुआ। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल रहे जिसको समझना। अब यहां ध्यान दें कि एक कोई गाड़ी है, मान लेते हैं कि एक कार है ऐसे, और एक कार जो है ये गतिमान स्थिति में, एक कार है जो गतिमान स्थिति में है, और ये इसका वेग v है और v वेग से ये चल रहा है। तो एक पिंड है कार के रूप में, और ये कार सड़क पर v वेग से चल रहा है। अब इमेजिन करें कि एक कार जो चल रही है, इस कार को अगर कुछ दूर बाद अगर रोकने की जरूरत, मतलब आप इसको स्टॉप करें और विराम में लाना चाहें, तो यही कार है। और अगर इसको आप
जो इसका वेग है v, ये वेग को अगर 0 कर दें, v बराबर 0 कर दें, तो ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ इस पर करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है कि पिंड का वेग में परिवर्तन जब भी होगा, स्थिति जब भी बदलेगी तो बल लगाना पड़ेगा। बिना बल के स्थिति नहीं बदलती है। न्यूटन का कहना कि जैसे ही पिंड की स्थिति परिवर्तन होगा तो स्थिति के बदलाव के लिए एक क्वांटिटी चाहिए जो बल है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये भी वेग से चल रहा था, ये कार है, और यही कार को रोक करके भी इसका वेग 0 करना। तो जैसा ही ये करेंगे तो ये कार पर एक बल लगाना पड़ेगा। यही समझना, ये बल की आवश्यकता होगी। बिना बल के ये पिंड रुकेगा नहीं, ये कार विराम में नहीं आएगा। हम देखते हैं दैनिक जीवन में, साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, कार चलाएं, तो जब गाड़ी गतिमान होता है तो जब हमको इसको विराम में लाना होता है तो हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो ब्रेक के माध्यम से लगता है। अगर ब्रेक ना भी लगाएं और इंजन को बंद कर दें तो भी गाड़ी कुछ दूर जा करके रुक जाएगी, क्योंकि उस समय भी फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स गाड़ी के पहिया और सड़क के सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल के रूप में। तो बल तो है, घर्षण बल हो या ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल। या पिंड को रोकना ना चाहें और आप उसकी गति को बढ़ाना चाहें तो भी आपको बल चाहिए। और तब हम एक्सीलरेटर देते हैं, गाड़ी का वेग बढ़ने लगता। तो गाड़ी का वेग बढ़ाना हो या गाड़ी का वेग कम करना हो, वो दोनों स्थिति में बल की आवश्यकता है। लेकिन यहां हमको विराम के लिए कंसीडर करके सोचना कि कार है, ये भी वेग से पहले चल रही थी, इसको विराम में लाना है, भी इसका 0 करना है, तो जो करना होगा उसके लिए बल की आवश्यकता हो। अब ये बल की आवश्यकता जो है कि कितना बड़ा बल लगा दें कि विराम में आ जाए। तो ये बल का जो आवश्यकता है, नीड है, जिसके द्वारा ये कार विराम में आ जाएगा, ये डिपेंड करता है दो चीज पर। एक कि इस पिंड या कार है तो कार, ट्रक है तो ट्रक, साइकिल है तो साइकिल, एक मनुष्य है तो मनुष्य, एक गेंद है तो गेंद, कोई भी पिंड। तो ये बल की आवश्यकता जो डिपेंड करता है वो दो चीज पर। एक पिंड के द्रव्यमान पर, ये ध्यान रखना, एक पिंड के द्रव्यमान पर, और दूसरा पिंड के वेग पर, ये ध्यान देंगे। तो ये दो चीज चाहिए जिसके द्वारा आप बल को निकाल सकते हैं, कितना बड़ा बल लगेगा। तो बल की जो नीड है, कितना बड़ा फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा पिंड के द्रव्यमान पर और पिंड के वेग पर। द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं, मास, और वेग को v से सूचित करते हैं। यहां v है, अगर कार का मास m है यहां, तो ये m इसका और m इसका, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों चीज अगर पता हो तो आप निकाल सकते हैं कि बल कितना बड़ा लगेगा ताकि ये विराम में आ जाए। तो सिंपल क्या समझना है कि जब किसी पिंड पर गतिमान स्थिति में उसको विराम में लाने की जरूरत हो, तो विराम में लाने के समय जो उस पर बल की नीड होती है, बल की जरूरत होती है, वो बल उस गतिमान पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के वेग पर निर्भर करता। और ये दोनों को अगर गुना कर दें तो एक राशि मिल जाती है जिसको हम लोग यहां पर नाम देते हैं संवेग। ये ध्यान रखना। तो यहां पर एक नया राशि का क्रिएशन होता है फिजिक्स में, जिसको मोमेंटम कहा जाता। तो मोमेंटम या संवेग को ध्यान रखना। तो यही संवेग को कैलकुलेट करने का तरीका। तो बल हमने पढ़ लिया है, त्वरण पढ़ लिया है, वेग पढ़ लिया, अब एक नया चीज है संवेग। तो इसको संवेग को समझे तो संवेग क्या है इसको समझना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं संवेग, या इसी को मोमेंटम कहें। अंग्रेजी में मोमेंटम और हिंदी में संवेग, ये ध्यान रखना। अब संवेग क्या है अगर पूछ दे तो सिंपल कहेंगे कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। एक कॉमन व्यंजक है जिसके द्वारा आप संवेग कैलकुलेट कर लेते हैं, माप लेते हैं कि पिंड का संवेग कितना। लेकिन अगर डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, परिभाषा जब समझेंगे तो समझना है कि गतिमान पिंड को विराम में लाने के लिए आवश्यक बल संवेग पर निर्भर करता।
संवेग पर निर्भर करता, जो पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता। तो यही समझना जो आपको कॉन्सेप्चुअली यहां पर हम समझा रहे हैं कि जब भी आपको किसी गतिमान पिंड को विराम में लाना होगा, तो विराम लाने के समय जो आवश्यक बल चाहिए वो कितना बड़ा लगेगा, वो डिपेंड करेगा संवेग पर। और जो संवेग है वो डिपेंड करता है पिंड के द्रव्यमान और तथा पिंड के वेग के गुणनफल पे। तो ये ध्यान रखना, मतलब अगर संवेग पता हो जाए तो ये पता लग जाता है कि कितना बड़ा फोर्स लगाएंगे तो विराम में आ जाए। एक कॉमन हम एग्जांपल दें कि एक बालक है, एक वयस्क व्यक्ति है, एक घोड़ा है और एक हाथी है। तो 4 पिंड है, एक छोटा बालक है, एक एडल्ट व्यक्ति है, घोड़ा है, हाथी है, और ये सब का वेग जो है वो कॉमन है। सबका वेग 1 मीटर पर सेकेंड है। इसका भी और इसका भी सब समान वेग से चल रहा। लेकिन इस बालक का, वयस्क का, घोड़ा का और हाथी का वेग ये कॉमन है, वेग है यहां। लेकिन यहां बालक छोटा है, वयस्क उससे बड़ा है, घोड़ा उससे बड़ा, हाथी उससे बड़ा। मतलब ये सब क्या हो रहा है, तो यहां पर अगर द्रव्यमान ले लें तो द्रव्यमान इन सब का जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान में बढ़ रहा है, बढ़ता है द्रव्यमान नीचे की तरफ। मतलब बालक से ज्यादा द्रव्यमान इसका, घोड़ा का उससे ज्यादा, हाथी का उससे भी ज्यादा, लेकिन सबका वेग कॉमन है। अब ये बालक अगर दौड़ रहा है तो इसको अगर रोकना कोई चाहे तो इसके लिए बल जो लगेगा वो कम लगेगा, इसके लिए बल उससे ज्यादा लगेगा। घोड़ा को रोकना है और ज्यादा बल चाहिए, हाथी को रोकना है उतना ही वेग से चल रहा है 1 ही मीटर से, लेकिन उसको रोकने के लिए घोड़ा से भी ज्यादा बल चाहिए। और इस रूप में ये मोमेंटम बहुत मायने रखता है। अब एक बाइक अगर 1 मीटर पर सेकेंड से किसी चीज से टकराएगा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक ट्रक 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो किसी दीवार में टकराएगा तो हो सकता है वो दीवार को डिस्ट्रॉय करके, दीवार को गिरा करके आगे बढ़ जाए। लेकिन साइकिल से दीवार नहीं गिरेगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। ट्रक का फोर्स उसके मास की वजह से ज्यादा हो गया, वेग दोनों का बराबर है, लेकिन चूंकि मास बढ़ रहा है इसलिए वहां पर फोर्स का मान बड़ा हो गया। और इसलिए यहां पर समझना है कि संवेग एक बहुत कॉमन हमारे आसपास पाई जाने वाली भौतिक राशि। बाइक चलाते होंगे और कभी हेलमेट न लगाएं और बाइक जब चल रहा होता है और अचानक से कोई तितली हमारे चेहरे से टकराती है तो बहुत तीक्ष्ण चोट लगती है। तो चोट क्यों लगती है, क्योंकि वो तितली अगर नॉर्मली टकराए खड़ा रेस्ट पोजीशन में तो ज्यादा चोट नहीं लगे, लेकिन जब गाड़ी से चल रहे हैं तो गाड़ी के वेग के कारण मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता है और तब वो मोमेंटम काफी चोट पहुंचाता है व्यक्ति को। कभी कभी हेलमेट ना होने पर आंखों में लगने से आंख के स्क्लेरा में वो कीट घुस जाते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रोक होता। देखते होंगे जहाज चलते हैं और कभी कभी एक चिड़िया जब टकराती है जहाज से तो मोमेंटम इतना अधिक हो जाता है कि चिड़िया जहाज के खिड़की को तोड़ करके अंदर चला जाता। जबकि अगर वो चिड़िया नॉर्मली कितना भी ताकत लगाए तो एक खड़े जहाज के शीशे को नहीं तोड़ सकती। एक बंदूक से निकली हुई गोली, नॉर्मल बुलेट 50 ग्राम 60 ग्राम का होता है, वो अगर टकराए किसी से तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब बुलेट बंदूक से निकलती है तो वेग इतना अधिक होता है कि मास और वेग को गुना करने पर मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता और तब वो बुलेट किसी बॉडी को छेद कर देता है, कभी कभी दीवार को छेद कर देता है, कभी कभी लोहे के सीट को भी छेद कर देता। तो ये जो बल मिल रहा है वो इसके कारण कि यहां पर वेग अकेले नहीं है, वेग के साथ इसका मास भी है। तो मास और वेग को गुना कर देंगे तो एक नई राशि मिल जाएगी जिसका नाम मोमेंटम। और इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके द्वारा आप बल को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बड़ा बल लगेगा। अब यहां ध्यान रखना है कि मोमेंटम को P से सूचित करते हैं। जब मोमेंटम लिखना होता है तो इसके लिए सिंबल P लिया जाता, और अगर P लेते हैं
तो आपको P बराबर, हमने कहा मास और भी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान गुने वेग कर देंगे तो हमको संवेग मिल जाएगा। तो द्रव्यमान गुने वेग बराबर ये संवेग हो गया। ये आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है, क्योंकि संवेग से काफी आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर संवेग को P से सूचित करते हैं तो मास m है और वेग भी है, तो P बराबर m इंटू v। अब यहां ध्यान रखना है कि जब पिंड द्रव्यमान के साथ है और इसमें वेग है, तो वेग जिधर होगा मोमेंटम भी उधर ही होगा। अगर ट्रक जा रही है पूरब की तरफ तो उसका मोमेंटम पूरब की तरफ ही होगा। अगर ट्रक पश्चिम की तरफ जा रही है तो उसका मोमेंटम पश्चिम की तरफ होगा। मतलब मोमेंटम एक खास दिशा में होता और वो दिशा वेग पर निर्भर करता। और इसलिए ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट कि संवेग जो है वो सदिश राशि है। तो संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। पहले भी हम बता चुके हैं, जब सदिश राशि का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा। अब यहां पर संवेग का अगर यूनिट पूछ दे तो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ही आपके लिए जीएस में बार बार पूछा जाता, बीपीएससी में इस बार 3 यूनिट पूछा था और 3 यूनिट फिजिक्स में अक्सर पूछेगा बार बार यूनिट से सवाल। तो यूनिट पर ध्यान देंगे। तो ये मास है, तो मास का किलोग्राम होता है एसआई पत्ते में, और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यही यूनिट है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसका बीमा अगर पूछ दे डायमेंशन, तो बीमा ध्यान रखना। और बीमा क्या है, तो बीमा आप मास है, मास के लिए m आता है, वेग के लिए l t-1, तो m l t-1 कर देंगे तो यही आपका संवेग हो जाए। अर्थात किसी पिंड का अगर वेग दिया रहे और उस पिंड का मास पता हो तो आप उन दोनों की मदद से पिंड का मोमेंटम निकाल सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं कि किसके द्वारा कितना ज्यादा बल की जरूरत होगी उसको रोकने के लिए। तो ये मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे थे कि इसके द्वारा हमको फोर्स को कैलकुलेट करना, जो हमने पढ़ा कि न्यूटन सेकेंड लॉ से बल के बारे में पता चलता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर संवेग पता हो और संवेग में होने वाला परिवर्तन आप निकाल सकें तो उसके आधार पर आप पिंड पर लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि पिंड को त्वरण और मास से गुना कर दें तो भी बल निकल जाता है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला। लेकिन अगर संवेग का कॉन्सेप्ट पता है आपको तो उसको आप यूज करके भी बल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछता और बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार सवाल यहां से पूछा जाए। तो इसी को हम लोग देखें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो न्यूमेरिकल सेक्शन भी बना पाएंगे। कुछ अगर छोटा मोटा आंकिक प्रश्न पूछ दिया संख्यात्मक, तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप वीडियो को कॉन्सेप्ट वाइज देखें। तो यहां पर अब देखें तो अगला सेक्शन लोग देखने जा रहे हैं संवेग के आधार पर बल की परिभाषा। तो संवेग के आधार पर बल की परिभाषा, तो संवेग के आधार पर बल की परिभाषा देखनी है हमको। क्या कहता है इसी को समझना है, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है। वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें। कभी कभी कुछ इमरजेंसी, कुछ निजी कारणों से वीडियो गैप हो जाता, कभी कभी 1-2 दिन बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है तो नहीं जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। वीडियो जब भी हम स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, किसी न किसी रूप में अगर कोई टेक्निकल, कोई तकनीकी खराबी नहीं होगी तो वीडियो जरूर जाएगा। और हर दिन एक वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। करंट अफेयर भी शुरू किया था मैंने, तो करंट अफेयर का वीडियो जिस दिन जाएगा उस दिन ये सब्जेक्ट वाला वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उसमें बहुत सारे के पास इंटरनेट का डाटा सीमित होता है, एक दिन में 2 वीडियो देखना संभव नहीं होता। तो वीडियो बनाकर अपलोड करना और फिर उसको देखना के लिए काफी इंटरनेट के डाटा की जरूरत होती है। तो डाटा शॉर्टेज की वजह से एक वीडियो जाएगा। जिस दिन करंट अफेयर का जाएगा उस दिन सब्जेक्ट का वीडियो नहीं जाएगा। तो एक वीडियो 7:15 बजे से लेकर 7:15 तक आपको मिल जाएगा। वीडियो को जरूर देखें। आगे आने वाले समय में चैप्टर के बाद मैं कोई भी टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, जिसके लिए ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट जो चैनल है मेरा, वो चैनल टेलीग्राम पर आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।
तो टेलीग्राम पर जो चैनल है ये GS विथ H रोशन, तो इसको ध्यान रखना और इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस पर कुछ आपको कंटेंट्स मटेरियल या जो टेस्ट सीरीज चल रहा है क्लब वो भी डिस्टरबेंस हो गया था, 2 दिन बीच में नहीं गया है, अब वो जाएगा रेगुलर, जिसमें 27 टेस्ट हो चुका है, जिसका एक दिन क्वेश्चन जाता है, अगले दिन उसका सॉल्यूशन या आंसर की हम जारी करते हैं। तो खुद से बनाएं, अपना असेसमेंट करें, आकलन करें, मूल्यांकन करें कि सभी विषय में क्या की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन इस रूप में दिया जाता है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, इसके अलावा कुछ सूचना होगा तो आपको सूचना इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, टेलीग्राम पर हो सकता है हम क्वेश्चन को लिख करके आपको पहले भेज दें चैप्टर खत्म होने के बाद, और उसको हम यहां पर सॉल्यूशन करा दें। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा उसको मैं कराने का प्रयास हर विषय में करूंगा। तो चलिए संवेग के आधार पर बल की परिभाषा देखते हैं। तो पहले तो इसको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो कहा जाता है संवेग परिवर्तन के समय दर को बल कहते हैं। एकदम ध्यान रखना, यही पूछ देगा जीएस में ऑब्जेक्टिव में। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब संवेग परिवर्तन का समय के साथ दर निकाल देंगे तो आपको जो राशि प्राप्त होगा वो बल होगा। ये ध्यान रखना, यही प्राप्त होता है। इसलिए संवेग पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने कहा बल को समझने के लिए मोमेंटम पढ़ा जाता। तो संवेग के आधार पर बल कैसे निकालें, तो संवेग परिवर्तन का समय दर अगर निकाल दिया जाए तो बल कहलाता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो समय के साथ कितना बदला और यूनिट टाइम में अगर निकाल दें तो आपको ये वेग के आधार पर जो परिवर्तन है उससे बल कैलकुलेट कर ले। अब यहां ध्यान दें कि यही कार है। अब यहां जो शुरू में ये चल रहा था m मास है कार का, और ये चल रहा था u वेग से, पहले शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना। और ये कुछ देर के बाद जो चलने लगा तो इसका वेग हो गया v, और u से v होने में इसको टाइम लग गया समय t सेकेंड। तो u वेग से चल रहा था, t सेकेंड बाद ये v वेग से चलने लगा। गाड़ी पर कोई बैठा होगा, गाड़ी स्टार्ट किया होगा, जब चला होगा तो शुरू में कुछ और वेग हो, लेकिन जब इसको गियर लगाकर एक्सीलरेटर देंगे गाड़ी बहुत तेज गति से बढ़ने लगे, समय बीतेगा और वेग भी बढ़ेगा। तो मास तो कांस्टेंट है लेकिन वेग बदल रहा, और जब मास कांस्टेंट होने के बाद वेग बदलेगा तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो मोमेंटम बदल जाए। तो यहां पर अगर इसको देखें तो ये है प्रारंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम। तो प्रारंभिक संवेग को अगर हम P1 लिखें तो जो P1 मिलेगा वो मिलेगा पहले मास और ये पहले का वेलोसिटी, तो मास और इंटू यू, ये प्रारंभिक संवेग है पिंड का जब कार को शुरू में देखा। तो इनिशियल मोमेंटम है, और यहां पर जब आ गया t सेकेंड बाद तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो यहां पर समय फाइनल मोमेंटम, क्योंकि यही दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना। तो ये अंतिम संवेग, और अंतिम संवेग जब कैलकुलेट करेंगे तो P2 अगर मान लिए P1 माने तो बाद वाला P2 है, तो मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी बदल गया, m इंटू v हो गया। तो P1 mu और P2 mv, तो ये हो गया मोमेंटम पहले का और बाद का, समय t सेकेंड। अब यहां पर अगर संवेग में परिवर्तन निकाले तो संवेग में परिवर्तन अगर कैलकुलेट करें, संवेग में परिवर्तन निकालें तो संवेग में परिवर्तन जब निकालेंगे तो ये कहलाएगा डेल्टा पी। संवेग का परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा पी होगा। डेल्टा मतलब चेंज है, पी मतलब मोमेंटम। तो डेल्टा पी कितना, तो पी डेल्टा पी कितना, तो संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो बाद वाले में से शुरू वाले को घटा देते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो ये पता चलेगा कितना संवेग बदला। तो डेल्टा पी निकालेंगे तो संवेग अंतिम कितना है, तो बाद वाला P2 है और पहले वाला P1,
और ये जो निकला है कितना देर में, तो टी सेकेंड, मतलब ये टी सेकेंड में इतना बदल गया। पहले P2 था, P1 था, P2 हुआ, अंतर निकालें P2 माइनस P1 तो मिल जाएगा मान, ये डेल्टा पी का मान, परिवर्तन कितना हो। अब इसके आधार पर ये परिवर्तन टी सेकेंड में, यहां क्या है, समय दर, मतलब यूनिट टाइम, एकांक समय में निकाल दें, ये ध्यान रखना है। समय दर का मतलब एकांक समय में, अगर टी सेकेंड में बदला है इतना तो एक सेकेंड में कितना बदला, तो इसको भाग दे देते हैं, तो भाग दे देंगे किससे, तो समय से, तो मिल जाएगा कि यूनिट टाइम में कितना निकला, तो टी सेकेंड में डेल्टा पी, तो एक सेकेंड में डेल्टा पी बाई टी। अब इसको सॉल्व करें तो मिलेगा P2 और माइनस P1 और बटा टी समय, जहां P2 क्या है, तो P2 है, आपने निकाला है MV, तो P2 है MV और P1 है MU और बटा ये T, तो P2 MV और P1 MU और T समय, तो T से भाग दे दिए तो यूनिट टाइम में मिल गए। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा वैल्यू, ये अगर m को कॉमन ले लें तो वैल्यू मिलेगा v माइनस यू और बटा t, और ये क्या है, तो डेल्टा p और बटा t। अगर इसको सॉल्व करें तो ये v माइनस यू m इंटू ए हो जाए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे कि v माइनस यू बाई टी बराबर ए होता, ये पढ़े थे जहां ए त्वरण, तो m और ये डेल्टा पी बाई टी, तो ये जब ये हो गया ये, तो डेल्टा बाई टी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये एफ जो हो गया, ये समझना क्या है कि मास इनटू एक्सेलरेशन हो, यही न्यूटन सेकंड लॉ से भी मिला था कि पिंड का मास पता हो और एक्सेलरेशन पता हो, गुना करें तो बल मिल जाता। तो यही बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं कि अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें, मास एक्सेलरेशन दिया हुआ तो, और नहीं तो अगर मोशन मास के साथ दिया हुआ हो और मोशन बदल रहा हो, टाइम आपको पता हो, तो समय में यूनिट टाइम अगर कैलकुलेट कर लें तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस पिंड पर कितना फोर्स लग रहा, और इससे काफी सवाल पूछेगा, काफी तरह से सवाल को इधर उधर घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको आपको ध्यान रखना। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। दूसरा कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, कमेंट हम रिप्लाई नहीं करते हैं लेकिन पढ़ते जरूर हैं कि किनको क्या लग रहा है, किनकी क्या कठिनाई है, क्या हम में कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो ध्यान रखना है। तो ये मोमेंटम को आपको पूरा समझना है, पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझना है जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो, और फिर न्यूमेरिकल पार्ट्स। अब इससे आगे बढ़े तो इस मोमेंटम को पढ़ने का जो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एक सिद्धांत के रूप में, और सिद्धांत जो संवेग से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये ध्यान रखना, ये बार बार पूछता ऑब्जेक्टिव में भी और न्यूमेरिकल में भी। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करना कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव बना लें और न्यूमेरिकल पूछे तो न्यूमेरिकल बना लें। छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, आप ये नहीं मान के चलें कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सवाल हमसे बिल्कुल वन लाइनर पूछा जाए। समय बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा चीजों को बेसिक, ये सब मैट्रिक स्तर की बातें जो हम लोग माध्यमिक परीक्षा में तैयारी करते हैं, मैट्रिकुलेशन में 10th क्लास में वही सब कुछ है। और 10th के सिलेबस को एक समान अध्ययन के तौर पर ही पढ़ा जाता है। कि समान अध्ययन अगर पढ़ना है तो 10th के सभी विषय को समग्र अध्ययन कर लिया जाए तो जीएस की तैयारी हो जाती है, करंट अफेयर को जोड़कर। जो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, वो हर जगह काम करता। तो ये ध्यान रखना है और हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर संवेग आपने समझ लिया। अब इसी से रिलेटेड इस सिद्धांत को समझना, जिसको हम अगले वीडियो में समझाएं। लेकिन अब यहां पर इसको थोड़ा सा मैं बता दूं यहां पर कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अभी तक एक पिंड के लिए हम बात कर रहे हैं, और जब एक से अधिक पिंड इंटरेक्शन करेगा, परस्पर आपस में क्रिया करेगा,
तो संवेग पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसी को समझने के लिए भौतिकी में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं और तब यहां पर एक पिंड की बात नहीं आती है, ये एक सिस्टम की बात आती है। सिस्टम जिसको हम लोग निकाय कहते, और निकाय में मोर देन वन पिंड होता है। तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। और इसी पर सैटेलाइट उड़ते हैं, रॉकेट उड़ते हैं, जेट विमान उड़ता है, जेट प्लेन चलता है, मछलियां चलती है, नाव खेते हैं, हर जगह पर यह काम होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो, बैट बॉल खेलते हैं तो, सब जगह मोमेंटम के इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का काम होता है। और इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यहां से सवाल, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले वीडियो।